स्वागत, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ और सारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अब से थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई होगी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस संजीव खन्ना की 3 सदस्यीय बेंच इसकी सुनवाई करेगी। 73 याचिकाएं दाखिल हुई हैं इस कानून पर। 10 याचिकाओं पर आज उनमें से सुनवाई होने जा रही है। इनमें से 10 याचिकाएं अंतरिम रोक लगाने की हैं इस कानून पर। इसमें केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से एक अपील दाखिल करके ये कहा था कि हमारा पक्ष भी सुना जाए, कोई भी आदेश जारी होने से पहले तो केंद्र का पक्ष भी इसमें सुना जाएगा। 7 राज्य सरकारें हैं जिन्होंने इस कानून के समर्थन में अपनी याचिकाएं लगाई हैं। बाकी अधिकांश याचिकाएं इस बिल के इस कानून के खिलाफ हैं और इसको निरस्त करने के लिए लगाई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में 2 बजे ये मामला लिस्ट होना था, तो अब देखिए कि इस पर सुप्रीम कोर्ट अभी क्या कहता है। हमारे संवाददाता अतुल भाटिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अतुल, एक बार बताइएगा जरा, मैटर कितनी देर में आ सकता है कोर्ट के सामने और जो पिटिशंस हैं वो क्या कह रही हैं? देखिए सौरभ, 1 से 2 का लंच टाइम है और 2 बजे के बाद कभी भी इस पूरे मामले के ऊपर सुनवाई शुरू हो सकती है। कल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की अगुवाई में 3 जजेस की बेंच बनाई है जो इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं, 73 पिटीशन जो है वो वक्फ बोर्ड के खिलाफ लगाई गई है, जिनमें 7 जो राज्य हैं वो समर्थन में है और आज इस पूरे मामले के अंदर 10 पिटीशन पर सुनवाई होनी है। तो अभी क्योंकि अब से किसी भी समय जो जस्टिस जो संजीव खन्ना है उनकी अगुवाई वाली बेंच जो है वो इस पूरे मामले के अंदर बैठेगी। वक्फ बोर्ड जो संशोधन कानून है उसके खिलाफ जो पूरी एप्लीकेशन लगी है, याचिकाएं लगी हैं, उस पर यह सुनवाई होनी है। इससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाकायदे कैविएट दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में और यह कहा था कि जो भी आदेश सुप्रीम कोर्ट दे इससे पहले जो केंद्र सरकार है उसको भी पूरे तरीके से सुना जाए। उसका पक्ष जो केंद्र सरकार है वो भी अपना पक्ष रखेगी और उसको भी सुप्रीम कोर्ट पूरे तरीके से सुने। तो अब क्योंकि आज इस पूरे मामले के अंदर पहली सुनवाई होनी है, अहम सुनवाई है, जिस तरीके से राज्यसभा और लोकसभा से ये जो पूरा कानून है वो बन चुका है, बाकायदा वो कानून एक तरीके से बन चुका है, उसको चैलेंज किया गया है। और आज देखने वाली बात ये होगी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का रुख इस पूरे मामले के अंदर क्या होता है। जिस तरीके से लगातार हम देख रहे थे जमैत की तरफ से और बाकी ओवैसी की तरफ से तमाम याचिकाएं जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी। तो अब इस पूरे मामले में अहम सुनवाई आज होनी है। क्या नोटिस दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को? सेंट्रल गवर्नमेंट आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या कहती है? जिस तरीके से कैविएट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लगाई गई थी, तो एक बहुत अहम सुनवाई है जो अब से किसी भी समय, अब से कुछ देर बाद किसी भी समय सौरभ जो है, ठीक है अतुल, आपसे अपडेट का इंतजार रहेगा। कोर्ट में कोई भी जो होती है डेवलपमेंट आप जरूर बताएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया। अब सवाल कोर्ट के सामने यह है कि जो याचिकाएं अभी जिन्होंने इस पर रोक लगाने की, फौरी तौर पर रोक लगाने की मांग की है, मतलब आप एक इंटरिम रोक लगा दीजिए, ये कानून जो है वो एप्लीकेबल ना हो पाए और उसके बाद फिर इस पर एक सुनवाई चलती रहे इसकी वैधता पर और क्या ऐसा कानून देश के अंदर बनाया जा सकता था या नहीं बनाया जा सकता था। कोर्ट को फिलहाल तो यही देखना है कि वो इस मामले में पड़ेगा भी कि नहीं पड़ेगा। हाँ, सबसे बड़ा मसला ये है। और वैसे चाहे केंद्र सरकार कैविएट नहीं भी डालती तब भी सुप्रीम कोर्ट कम से कम केंद्र सरकार को नोटिस भेजता, क्योंकि केंद्र सरकार ने इस बिल को पास किया और राष्ट्रपति ने उसको कानून बना दिया है। तो केंद्र सरकार को बिना नोटिस दिए तो इस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करता। जो 73 याचिकाएं उसमें ज़्यादातर याचिकाएं उस पर रोक लगाने की मांग पर है कि कम से कम अंतरिम रोक तो उस पर लगाई जाए। और जो 7 राज्य सरकारें जो इस बिल में आई हैं वो 7 समर्थन के लिए आई हैं और वो सभी बीजेपी सरकारें। बिल्कुल, ये भी समझने की बात है। कोई ये नहीं है कि गैर बीजेपी सरकार उसके एक इंटरेस्टिंग याचिका और लगी हुई है सर, वो मुझे नहीं पता आज टेकअप हो रही है कि नहीं हो रही है। ये जो ओरिजिनल 1995 का वक्फ का एक्ट है, इसमें ये सारे अमेंडमेंट हो रहे हैं, इस ये वाला अमेंडमेंट उसी में ओरिजिनल जो वो ओरिजिनल कानून ही रद्द किया जाए। हाँ, तो खैर अब वही तो मैं कह रहा हूँ, अभी तो ये होगा कि पहले इस पर सुनवाई करनी, क्योंकि जो हमारे मिनिस्टर हैं, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर रिजिजू साहब, उनको क्या उम्मीद है? उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि ये जुडिशरी वर्सेस लेजिस्लेटिव का मसला है। उन्होंने इस तरह से नहीं कहा, उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इसकी वैधता पर या इस कानून के पचड़े में नहीं पड़ेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सरकार ने इसको पास किया और सरकार के पास बड़े मोटे तर्क हैं कि जिस तरह से बिल को लेकर आया गया, उसके बाद उसको लंबे समय तक जनता के लिए भी भेजा गया अपना मैसेज देने के लिए कि अपनी क्या राय है वो रखें। फिर जेपीसी में बड़ी चर्चा हुई, सबसे लंबी जेपीसी की चर्चा उसमें हुई है और उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह बड़े विस्तार से 60 घंटे की चर्चा, 60 एमपीज ने उसमें चर्चा में हिस्सा लिया। दोनों दिन करीब करीब 30 घंटे 28 घंटे चर्चा हुई है। तो वो सारे तर्क उनके पास हैं कि किस तरह से क्या क्या किया गया है। और उसमें एक और बड़ा तर्क सरकार के पास है कि कोई भी चीज़ें उसमें रेट्रोस्पेक्टिव
इफेक्ट से नहीं लागू होंगे। तो इसलिए वैसे अभी देखिए सर, ज्यादा से जनरली ज्यादा- हमने सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट से पास हुए किसी कानून पर इस यूं मतलब वो अच्छा, दखल ऐसे- देते हुए ऐसे देखा दखल- नहीं है, दखल- लेकिन हाँ, तो- उसमें एक अपवाद एनजेएसी का खुद का है जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति लेकिन वो वाला तो खुद मामला का था। मसला था, लेकिन इसमें मसला क्या है कि ये फिर से एक नई बहस शुरू हुई। ये बहस मैं जो समझ रहा हूँ, आज जो याचिकाएं आ रही हैं, ये वक्फ बिल पर तो बहस है ही, ठीक है, लेकिन ये बड़ी चर्चा क्या हो रही है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल मैं डिबेट के तौर पे देखता हूँ कि क्या जुडिशरी वर्सेस हमारी जो लेजिस्लेटिव है उसकी पावर्स को लेकर कोई बड़ी बहस शुरू होगी। क्या जुडिशरी को, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के पास रिव्यू का अधिकार है, कोई भी कानून को रिव्यू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन आमतौर पे वो ऐसा नहीं करते। तो क्या सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के या लेजिस्लेटिव के ऊपर जाना चाहती है, उसकी पावर्स, तो ये पावर्स की भी डिबेट है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की लक्ष्मण रेखा को भी एक तरीके से परखने का मौका ये है। मसला वो है, वक्फ बोर्ड पर तो जो होगा नहीं होगा वो तो अलग इशू है, बड़ा इशू ये है। हाँ बोलिए। सौरभ, देखिए, मुझे लगता है एक और जो एस्पेक्ट है इस सब का कि 73 याचिकाएं आपने कहा कि कोर्ट में आई है, लेकिन आप ये देखिए कि पूरी कंट्री में सिवाय वेस्ट बंगाल को छोड़िए और नॉन बीजेपी स्टेट्स को अगर आप एक तरफा कर दें, बीजेपी स्टेट जितनी भी है वहाँ की हमने देखा कि मुस्लिम पॉपुलेशन जो है कोई हंगामा नहीं कर रही है, कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहे हैं, कोई दंगे नहीं हो रहे हैं। और अगर जो जितनी भी याचिकाएं आई है, कहीं ना कहीं मुस्लिम पॉपुलेशन को, मुस्लिम सोसाइटी को लग रहा है कि लीगल प्रोसेस बेहतर है, जुडिशल प्रोसेस बेहतर है, सिवाय कि इसके बजाय कि वो दंगे करें। दूसरी बात ये कि अगर आप पूरी कंट्री को देखें और वेस्ट बंगाल को छोड़ दें, तो कहीं ना कहीं एक एक्सेप्टेंस भी है कि जो लेजिस्लेटिवली जो एक डिसीजन लिया गया, वो पार्लियामेंट ने पास किया, उसकी एक एक्सेप्टेंस भी है। ये अलग बात है कि कोर्ट में जाके बहस होगी, ये देखा जाएगा कि क्या जुडिशरी को इसमें घुसना चाहिए कि नहीं, क्या लेजिस्लेटिव पावर्स कहीं सुपरसीड तो नहीं कर रही है जुडिशरी, वो अलग बातें हैं। लेकिन जो मेन चीज़ है, अगर आप देखें असम, जो वेस्ट बंगाल के साथ सटकता हुआ राज्य, वहाँ पे लगभग 40% मुस्लिम पॉपुलेशन होगी, वो शांत है पूरी तरह, वहाँ पूरी तरह से शांति है। वो क्या दिखा रहा है, वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि बीजेपी रूल स्टेट जो है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सही है, वहाँ पे कोई भड़काया नहीं जा रहा किसी को भी, मुस्लिम पॉपुलेशन को। ये तो नहीं है कि बांग्लादेशी मुस्लिम जो है सिर्फ वेस्ट बंगाल में है, वो असम में भी शायद ज्यादा तादाद में, असम में भी है, झारखंड में है, तो वहां तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ममता बनर्जी आपने पहले दिखाया कि वो कह रही थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बांग्लादेश के जो इमिग्रेंट्स है, माइग्रेंट्स है, जो वेस्ट बंगाल में आ रहे हैं और वो दंगे करवा रहे, तो वो बांग्लादेशी माइग्रेंट्स तो पूरी कंट्री में बिखरे पड़े हैं, पर हम कोई ऐसा दंगा नहीं देख रहे। आपने कहा कि बाय एंड लार्ज मुस्लिम कम्युनिटी में भी या तो एक्सेप्टेंस है या ये है कि भाई लीगली चैलेंज करो, लेकिन इस पर सड़क पर उतरने का देश के अंदर मुसलमानों में कोई मूड नहीं दिख रहा है। कुछ लोग दोनों भूमिका में है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लड़ने का भी आह्वान कर रही है, कोर्ट में भी है, ओवैसी लड़ने का भी आह्वान कर रहे हैं, कोर्ट में भी। उस आह्वान का हो क्या तो रहा है? सड़क पर थोड़ी कोई आ रहा है। कोर्ट में गए हैं, ऐसा नहीं कि जो लोग कोर्ट में गए हैं केवल लीगल रेमेडी ढूंढ रहे हैं, कोर्ट को भी दबाव में लाने के लिए याचिकाओं के साथ एक वातावरण बना के, हिंसा बना के, कि कहीं ये भी एक बहाना हो जाए कि इसके कारण हिंसा हो रही है, मारपीट हो रही है, हंगामा हो रहा है, लोग सड़कों पर हैं, उसका भी असर पड़े। ये भी एक रणनीति। आपने याद दिला दी, बड़ा इंटरेस्टिंग बयान आपको मैं दिखाता हूं। पश्चिम बंगाल के हालात समझिएगा आप इस बयान से। ये उत्तरी दिनाजपुर जिला है वहां पश्चिम बंगाल का, वहां के इमाम एसोसिएशन का मुखिया है। ये वीडियो डाला है बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने, लेकिन वीडियो तो वीडियो है, आदमी का जब नोट बोल ही रहे हैं, जो दिख रहा है तो उस पर क्या आप सवाल उठाएंगे? नहीं, कौन से टीएमसी के लोग कह देंगे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो आप ये वीडियो देखिए जरा, ये आदमी यही बात कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया तो ठीक, लेकिन अगर हमको सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं दी जाती, मतलब हमारा जो कानून पहले से जैसा चलता रहा वैसा चलता रहे, इस बार कानून में जो भी बदलाव किया गया उसको फिनिश किया जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया तो हम सड़क भी रोकेंगे, हम गांव में भी चक्का जाम करेंगे, हम शहर भी रोकेंगे। केवल पश्चिम बंगाल नहीं, पूरे भारत के अंदर सड़कों पर आकर बैठ जाएंगे। सुनिए। আইনটা চলে আসে, কোর্ট যে না ডেটটা দেখছি, সেই ডেটটা যদি আমাদের ফরে যদি আইনটা চলে আসে, কোর্ট যদি অর্ডার দেয় যে না সেটা অবৈধ, সেটাকে আইন মানা যাবে না,
তাহলে আমাদের ফরে হলো, তাহলে আমরা কোথাও কিছু করব না, আমরা শান্তিতে থাকব। এবং যদি আমাদের বিরুদ্ধে আইনটা যায় তাহলে কিন্তু আমরা শুধু এই মিছিলটা দূরের কথা, কিন্তু আমি একটু সত্যি করে বলছি, মুসলমানরা শহীদ হতে জানে, শহীদ হয়ে যেতে পারে, শহীদ হলে আমাদের জান্নাতের দরজা আছে। আমরা ইসলামের জন্য লড়াই করব। ইসলামের যে ইসলামকে কাউমকে বাঁচার জন্য, মসজিদকে বাঁচার জন্য, দারগাকে বাঁচার জন্য, মাদ্রাসাকে বাঁচার জন্য, গুরুস্থানকে বাঁচার জন্য আজকে আমরা লড়াই করব। इमाम साहब कह रहे हैं हमारे लिए जन्नत के दरवाजे खुले हैं, हम तो शहीद हो जाएंगे सड़क पर इस अपने कानून के लिए और हमारी वक्फ की जायदादों के लिए। ये अभी के इस सारी हिंसा के बीच का स्टेटमेंट है ये। और ममता जी कह रही हैं कि बांग्लादेश से लोग आकर के और दिल्ली से बीजेपी के लोगों को भिजवा करके बिल्कुल करा दिया। और ममता बनर्जी जब इस बात का जिक्र करते हैं तो ममता बनर्जी को इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि जो संदेश खाली होता है क्या बाहर के लोगों ने आगे किया था। एमजी कर कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में जो घटना, आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो घटना घटी थी वो क्या किसी बाहर के व्यक्ति ने आके करी थी। देखिए ये तो एक छोटे नेता बोल रहे हैं। मुर्शिदाबाद के जो सांसद है तृणमूल कांग्रेस से, जब उनसे पूछा गया कि कोर्ट में सुनवाई हो रही है तो उन्होंने कहा कोर्ट की सुनवाई हो रही है, हम देखेंगे कोर्ट में क्या होता है और उसके बाद हम बताएंगे कि हमें क्या करना है, अभी कोर्ट की सुनवाई हो जाने दीजिए। जब टीएमसी का सांसद अगर यह कहता है, कलकत्ता का मेयर अगर यह कहता है कि समय आने पर हम अपनी ताकत को बताएंगे, तो सीधा सीधा संदेश है उनको, अपनी कम्युनिटी के लोगों को, कि बहुत ज्यादा धैर्य रखने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में हम सुनवाई कर रहे हैं, उसके बाद हम देखेंगे हमें किस तरीके से अपनी ताकत का इस्तेमाल करना है। और ये ममता बनर्जी के सांसद है, ये ममता बनर्जी के पार्टी के मेयर है, ममता बनर्जी के जो स्थानीय विधायक है, ममता बनर्जी के जो स्थानीय नेता है, वो सब इस बयान दे रहे हैं और मंत्री बयान दे रहे हैं, भड़का रहे हैं इस तरीके से। और यह जो मुर्शिदाबाद में हो रहा है, जो 24 परगना में हो रहा है, जो पूरे बंगाल के अंदर हो रहा है, ये ममता बनर्जी के वैसे तो सर इस मामले में भी जो हिंसा हुई है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट से दखल देने की मांग की याचिकाएं लगी हुई हैं, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। लेकिन आपने जैसा अभी टिक्कू जी कह रही थी कि क्यों नहीं हुआ, बाकी राज्यों में मुसलमान वहां भी हैं और बंगाल से ज्यादा भी हैं। वक्फ की जितनी संपत्ति है पूरे देश में 25% से ज्यादा संपत्ति उसमें से उत्तर प्रदेश अकेले राज्य में। तो सबसे ज्यादा तो उत्तर प्रदेश की कितना, 27% सारी संपत्ति तो यहां है। तो यहां के मुसलमानों को तो सबसे ज्यादा आक्रोश में होना चाहिए था। बंगाल के लोगों का खून इतना खौल रहा है, उनके एक मंत्री का बयान है, हमारा खून में उबाल ला दिया है चौधरी। तो यहां तो ज्यादा उबाल आना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक अपडेट दे रहा हूं आपको, वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई शुरू हो गई है। तो देखिए अब क्या इस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच क्या कहती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जो है, उनकी बेंच जो है इसकी सुनवाई कर रही है। क्या इसमें फिलहाल अपडेट आया? अतुल भाटिया जुड़े हुए हैं। अतुल बताएं। देखिए पूरी सुनवाई जो है शुरू हो चुकी है सौरभ। वक्फ संशोधित कानून 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अब सुनवाई जो है शुरू हो चुकी है। सीजेआई संजीव खन्ना, इसके अलावा जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन, वो ये 3 जजों की बेंच है जो इस पूरे मामले पर सुनवाई कर रही है। और इसमें जो याचिका है इसके अंदर एआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और अन्य जो लोग हैं वो सीजेआई कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ऑफ सीजेआई ने कहा है कि हम सभी को एक साथ नहीं सुन सकते। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने कहा है इसलिए हम तय कर देंगे कि कौन बहस करेगा। हम एक कर नाम लेंगे, कोई भी दलील जो है वो नहीं दोहराएगा। तो अब सुनवाई जो है वो सीजेआई की कोर्ट के अंदर शुरू हो चुकी है। 3 जजेस जो है वो इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे हैं। और मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं सौरभ कि सीजेआई ने कहा है कि हम सभी को नहीं सुन सकते, इसलिए तय कर देंगे कि कौन कौन बहस करेगा। हम एक एक करके नाम लेंगे, दूसरा किन आधारों पर तर रखेंगे ये भी सीजेआई ने कहा है। तमाम रिट याचिकाएं हैं और हम सभी ब्रीफ नोट तैयार करेंगे, कोई भी दलील नहीं दोहराएगा। तो अब इस तरीके से सीजेआई जो है वो कोर्ट के अंदर कह रहे हैं सुनवाई शुरू हो चुकी है। और अब देखने वाली बात अतुल, तो सुनवाई शुरू हो गई है, आगे कुछ और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जाता है या जो ये याचिका लगाने वाले हैं। मैं आता हूं आपके पास, इस बीच में 2 पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, इस पर वो मैं सुनवा देता हूं। तब तक यूपी में क्यों नहीं हो रहा, तो योगी आदित्यनाथ की बात सुननी चाहिए। योगी खुलकर कह रहे हैं मंच से कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बंगाल में जो हो रहा है, इन पर अगर कानून का डंडा चलेगा तो सब कुछ नहीं होता, इसलिए हमारे प्रदेश में नहीं हो रहा है। फिर यह सवाल पूछा गया अखिलेश यादव से कि आपको क्या कहना है बंगाल में जो हिंसा हुई। वो हिंसा पर कुछ नहीं बोले, उन्होंने कहा मैं ममता बनर्जी के साथ हूं, मैं ये जानता हूं। सुनिए। नहीं इसलिए अच्छा बंगाल से क्या लेना देना, हम ममता जी के साथ है, खत्म बात। वहां जो कुछ कम्युनल टेंशन हो रही है वो सब बीजेपी करा रही है। हमने मुजफ्फरनगर में नहीं देखा क्या? आप याद करिए 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था। बहनों और भाइयों,
इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है। बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं डंडा चलाओ, और अखिलेश यादव को और कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। बस वो इतना जानते हैं कि मैं ममता बनर्जी के साथ हूं, बाकी हिंसा पर खामोश है वो। नहीं, डंडा का अर्थ केवल ये नहीं कि डंडा का ये है कि सरकार अपना रुतबा दिखाए। जो पेट्रोल लेकर के आग लगा रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, उनके साथ सख्ती से पेश आए। उनको मारना पड़े तो मारो, उनको घर से उठाना पड़े तो उठाओ, उन पर 10 मुकदमे डालना पड़े तो डालो। ये एक पूरी मतलब एक राज्य अपनी शक्ति का उपयोग हिंसक तत्वों के खिलाफ, कॉम्युनल तत्वों के खिलाफ करे, एक नॉमिनल बात है जिसको हमारे देश में सेकुलरिज्म का विरुद्ध मान लिया जाएगा, जो योगी आदित्यनाथ जी बोल रहे हैं जी। क्या मैं इस समय ममता बनर्जी जो कर रही है, मैं तो देश से भी पूछता हूं कि वहां पीड़ित पक्ष वो है जो कोलकाता में आज बैठे हुए थे, या पीड़ित पक्ष वो है जो पलायन करके चले गए हैं दूसरे गांव। बहुत बड़ी बात है सर यही। एक बार जरा सुप्रीम कोर्ट का अपडेट देता हूं, फिर अतुल के पास हम चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बहुत सारी याचिकाएं हम नहीं सुन सकते सबको, तो कोई मैकेनिज्म बना रहा होगा सुप्रीम कोर्ट की कैसे सारी सबकी बातें सुनी जाए। जी अतुल बताइए। बिल्कुल सौरभ, देखिए अभी सीजीआई ने यह कहा है कि हम इसके 2 एस्पेक्ट देख रहे हैं। सीजीआई ने कहा कि 2 सवाल हैं, क्या मामला हाईकोर्ट में भेजें, आपके तर्कों के आधार क्या हैं। इस पर सिब्बल ने कहा है, कपिल सिब्बल जो है उन्होंने ये कहा है कि यह कानून अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करता है। यह कपिल सिब्बल कह रहे हैं। मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूं सौरभ कि सीजीआई ने यह कहा है कि इसमें 2 सवाल हैं कि क्या मामला हाईकोर्ट में भेजें, आपके तर्कों के आधार क्या हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी डेकोरम बनाए रखें। वरिष्ठ वकील राजीव धवन वो ये कह रहे हैं कि मैं वरिष्ठ हूं, इसलिए मुझे पहले मौका दिया जाए बोलने का। और इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा है कि तमाम रिट याचिकाएं हैं और सभी ब्रीफ नोट तैयार करेंगे, कोई भी दलील दोहराएगा नहीं, हम एक एक करके नाम लेंगे, इसलिए तय कर देंगे कौन बहस करेगा। सीजीआई ने यह भी कहा कि हम सभी को नहीं सुन सकते। तो अभी इस तरीके की दलीलें जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है, सीजीआई ये कह रहे हैं कि हम ये देखेंगे कि ये मामला हाईकोर्ट सुने या फिर हम सुने, आपके तर्कों के आधार क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है। जी सौरभ। जी, तो एक बात अहम कह दी कि सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले में सुनवाई करे या वो हाईकोर्ट को भेज दे पूरा मामला, ये भी ऑप्शन है। 2 बातें जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है उसमें एक तो ये समझना चाहिए कि जो 73 याचिकाएं हैं उनमें से ज्यादातर याचिकाओं की केवल एक ही मंशा है कि उस पर रोक लगाई जाए या उसको रिव्यू किया जाए। ग्राउंड भी सेम होंगे, सब ग्राउंड सेम है, लेकिन सबको अपनी अपने प्रेजेंस दिखानी है, अपनी कम्युनिटी में, अपनी पॉलिटिकल पार्टी में, अपने सिस्टम में। नहीं, लिस्ट 10 ही है, 73 में से आज के लिए लिस्ट है 10, लेकिन बाकी सब है। तो वो उनका पर्पज था कि भाई सब लोग अपनी तरफ से कहे, नहीं तो कोई कहेगा कि आप कहाँ खड़े थे। तो वो सब याचिकाएं वो है, इसलिए उनका सबका एक मंशा एक ही है, रिक्वेस्ट एक ही है, जो भी आप कहते हैं। अब सिब्बल साहब ने कहा आप मुझे सुनिए सबसे पहले, तो फिर वो ये कह रहे हैं कि ये उन्होंने आर्टिकल 26 कोट किया है। आर्टिकल 26 में आपको अपने अल्पसंख्यक या धर्म से जुड़े हुए प्रॉपर्टीज को, संस्थाओं को चलाने की और अपने अफेयर्स को मैनेज करने की छूट देता है बेसिकली। तो उन्होंने कहा कि ये मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि धर्म से संबंधित है उनको संरक्षित करता है आर्टिकल 26 की बुनियाद पर। जी नहीं, ये तो पूरा जो बिल की डिबेट ही जो है ना वो आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 को लेकर है, समझे। धार्मिक स्वतंत्रता किस तरह से, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और ये प्रॉपर्टीज को लेकर तो आर्टिकल 25-26 का चल रहा है। मुझे नहीं पता कि किस तरह से ये बात आई है कि हाई कोर्ट इसको देखे, क्योंकि ये मसला पूरा का पूरा बिल को लेकर है और देश ने, संसद ने पास किया है। तो इसकी सुनवाई यदि उस पर देखना चाहते हैं कि उसके यूरिस्डिक्शन की क्या बात है क्या नहीं है, और आर्टिकल 25-26 को हाई कोर्ट तो डिसाइड नहीं, धार्मिक इशू है कि आर्टिकल 25-26 की रिलीजियस इशू ही नहीं है। हाँ, आर्टिकल 20 नहीं, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा ना कि आर्टिकल 25। कपिल सिब्बल बोल रहे हैं कोर्ट में इस वक्त। अतुल, और क्या कहा जा रहा है उनकी तरफ से? देखिए अभी कपिल सिब्बल जो पहले बोले थे उन्होंने कहा था कि यह कानून जो है वो अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करता है। अब इसके अलावा जो सिब्बल ने कहा कि यह अनुच्छेद मूवेबल और इमूवेबल संपत्ति जो धर्म संबंधी है उनको संरक्षित करता है। सिब्बल ने यह भी कहा कि मैं मोटे तौर पर बता दूं कि चुनौती किस बारे में है।
संसदीय कानून के माध्यम से जो करने की कोशिश की जा रही है वह एक धर्म के आवश्यक और अभिन्न अंग में हस्तक्षेप करना है। मैं अनुच्छेद 26 का उल्लेख करता हूं और अधिनियम के कई प्रावधान अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करते हैं। तो यह लगातार कपिल सिब्बल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कह रहे हैं। जी सौरभ। जी, मतलब वही बात जो बात आपने कही कि भाई हमें अपने रिलीजियस अफेयर्स मैनेज करने और चलाने का पूरा अधिकार है। ये आर्टिकल 26 जो है वो सुनिश्चित करता है, हमारे मूलभूत अधिकारों में से है, और उसका हनन जो है ये बिल जो है वो कर रहा है। अच्छा, फिर उन्होंने ये भी कहा आगे कि वक्फ के मामले में पर्सनल लॉ लागू होता है और मैं ऐसे में किसी अन्य का अनुसरण क्यों करूं। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। सिब्बल साहब कहने मेरे पर्सनल कानून, मेरे पर्सनल लॉज जो हैं मैं उनको मानूंगा, मैं ये कानून क्यों मानूं जो आपने बनाया है। देखिए, कपिल सिब्बल साहब जो प्रश्न उठा रहे हैं, आर्टिकल 25-26 का जो मामला उठा रहे हैं, उसका जवाब अगर उनको सुनना है तो अमित शाह का जो भाषण हुआ था लोकसभा के अंदर, अगर वो ध्यान से सुनेंगे तो अमित शाह ने उसमें पूरा तथ्यों के साथ जिक्र किया था कि किस तरीके से यह जो वक्फ बिल आ रहा है यह किसी भी तरह से किसी भी मुसलमान की धार्मिक भावनाओं को अतिक्रमण नहीं कर रहा है। उनकी जो रिलीजियस आस्था है उसमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं है। वो जहां अपने रिलीजियस ड्यूटी पूरी करते हैं वहां जाकर कर सकते हैं। इसमें कहीं भी उनकी जमीनों, जहां पर वो ईदगाह बना हुआ है, जहां पर उनकी मस्जिदें बनी हुई है, वो कहीं अधिग्रहण नहीं करता है। और इसको आप चुनौती दे सकते हो, अगर आपको लगता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाइएगा। सरकार हम इसके लिए तैयार है, हम अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे तो मुझे लग रहा है कि केंद्र सरकार को पता था कि जब ये कानून लेकर आएंगे तो निश्चित रूप से चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे विपक्ष हो, या ओवैसी की पार्टियां हो, या दूसरे धार्मिक संगठन हो, मुस्लिम संगठन, वो कोर्ट में जरूर जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। तो सरकार इस बात से जानकारी थी और लॉ उसी हिसाब से बनाया हुआ है। मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में कहीं टिकने नहीं वाला है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कहीं हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह जरूर है कि आज सुप्रीम कोर्ट नोटिस जरूर जारी कर सकता है केंद्र सरकार को, लेकिन मुझे लगता है अब ये मामला भी उठाया गया है कि आप मुसलमान हो तभी वक्फ करेंगे, और वो भी 5 साल के प्रैक्टिसिंग मुसलमान हो तो ही आप जो है वक्फ कर सकते हैं कोई संपत्ति। तो वो पूछ रहे हैं कि मैं मुस्लिम पैदा हुआ हूं तो मुझे क्यों दिखाना होगा कि मैं इस्लाम को मानता हूं। ये मेरे व्यक्तिगत कानून का सवाल है, मैं उसी का पालन करूंगा। तो ये सवाल भी वो कह रहे हैं, और आर्टिकल 26 की हवाला जो है वो बार-बार आर्टिकल 26 में आएगा ना। जब आप कह रहे हैं, एक तरफ सरकार कहती है कि ये लैंड डिस्प्यूट का मसला है, सरकार का एक बेसिक तर्क ये है ना कि वक्फ में जो जमीन है लैंड मैनेजमेंट है ना। तो लैंड मैनेजमेंट पर यदि ये सवाल होता तो फिर ये सवाल नहीं आना चाहिए था ना कि आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हैं कि नहीं है। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की बात जब सरकार ने की है तो इसका मतलब आप उसको रिलीजन के साथ जोड़ रहे हैं। नहीं, फिर नॉन मुस्लिम मेंबर्स थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा। पहले ये उसमें कहा कि भाई नॉन मुस्लिम वक्फ का कॉन्सेप्ट इस्लाम में है और मुसलमान ही वक्फ करता है। इसमें जो पहले कानून था उसमें तो ये नहीं था कि गैर मुस्लिम भी वक्फ कर सकता है, वो तो जोड़ा गया था पहले इस कानून से, अमेंडमेंट से पहले। इन्होंने इस बार उस अमेंडमेंट को निकाल दिया कि नहीं, मुसलमान ही वक्फ करेगा, गैर मुसलमान वक्फ ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार उसको मजहब के आईने से देख रही है ना। वक्फ तो है मजहब का मामला, लेकिन तो फिर वक्फ की जमीनें मजहब का मामला। यही तो सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि आप इसको आर्टिकल 26 को किस तरह से आप देख रहे हैं। नहीं सर, आर्टिकल लैंड और वक्फ दो अलग चीजें। आर्टिकल 25 और 26 को ठीक से अगर आप ध्यान देखेंगे, उसमें संविधान सभा की बहस खूब हुई है, उस पर उसको कोट किया गया था इस बार संसद की बहस में। अगर आप ध्यान से उस बहस को पढ़िए, सवाल उठाए गए थे 25 और 26। 25 और 26 का वक्फ के द्वारा अधिगृहित की जाने वाली संपत्तियों से केवल उतना ही लेना देना है कि अगर वो वाकई इस्लाम के नियमों के अनुसार उसका उपयोग हो रहा है तो उसको टच नहीं किया जाएगा। इसके अलावा उसमें और कुछ नहीं है। इसलिए इस समय जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो तो एक भ्रमित करने के लिए, आर्टिकल 25 और 26 किसी भी बोर्ड को अनुमति नहीं देता है कि आप किसी भी संपत्ति पर दावा कर दें, ऐसा कानून बना दिया जाए। और दावा कर दें तो आपका आर्टिकल 25 और 26 इतना जवाब दीजिए सर। वो सिब्बल साहब ये कह रहे हैं, पहले भी उन्होंने पर्सनल लॉ की बात उठाई थी, फिर उठाई है। वो ये कह रहे हैं कि अगर आखिर मैं राज्य के अधीन क्यों रहूंगा जबकि मेरा पर्सनल लॉ है जो मुझे इस्लाम देता है।
हाँ, तो अब सवाल है कि तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा ना कि इस देश में क्या पर्सनल लॉ राज्य से ऊपर हो डिबेट भी जाएगा? अच्छी डिबेट होगी। क्या इस देश में पर्सनल लॉ राज्य से, आखिर 3 तलाक को लेकर इसी पर्सनल लॉ की जो बात थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी नकारा है। सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में इसी पर्सनल लॉ में जो इद्दत और जो गुजारा भत्ता थी साहबानों का, उसको सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी नकारा है। सुप्रीम कोर्ट ने अनेक अवसरों पर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि इवन मॉस्क इज नॉट इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम, यहां तक सुप्रीम कोर्ट फैसले दे चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट एक प्रगतिशील फैसला दिया है, वो पीछे नहीं जगह। आप बताइए इसमें पर्सनल कानून कहां है? जो सरकार कहती है लॉ की डिबेट में तो वो भी कानून- मसला आएगा ना। एक बात सुनिए कि 3 तलाक पर जब फैसला हुआ था तब भी ये डिबेट की गई थी कि ये पर्सनल लॉ का मसला है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उससे आगे बढ़ गया, देश भी आगे बढ़ गया। 3 तलाक का मसला भी इस्लाम को जुड़ा हुआ ही मसला था और उसमें कहा गया था कि 3 तलाक, तो उससे आगे बढ़ा। तो इसको मैं कह रहा हूं ये डिबेट सुप्रीम कोर्ट में उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला की इंडिविजुअल राइट्स की, वो फंडामेंटल इसीलिए राइट्स कह को रहा आगे हूं, तो रखा वो कि ये अलग ऊपर है बात आपके है। तो मैं ये पर्सनल कह रहा हूं आज इस पर बहस ही देखिए, सब पर इस होनी तर्क का है। मतलब सब इतना देखिए, है। ऐसा सर एक सेकंड हम इसको वक्त के सपोर्ट या कानून- विरोध नहीं कर रहे हैं। मैं अच्छा, कह रहा हूं और डिबेट काफी किस चीज़ अपडेट पर आया। हो अतुल रही के है। पास एक बार फिर चलते हैं। जी अतुल, अब क्या बात हो रही है कोर्ट में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सौरभ कि चुनौती जो है वो बिंदुवार बताई जानी चाहिए, और सिब्बल ने कहा कि धारा 3R को चुनौती दे रहा हूं। धारा 3 का प्रावधान यह प्रावधान करना कि उपयोगकर्ता द्वारा मौजूद वक्फ विवाद या सरकारी संपत्ति को छोड़कर वक्फ के रूप में रहेगा। आखिर मैं राज्य के अधीन क्यों रहूंगा जबकि पर्सनल लॉ इस्लाम का है? सिब्बल ने कहा कि धारा 3A2 वक्फ अल औलाद के गठन से महिलाओं को विरासत से वंचित नहीं किया जा सकता। इस बारे में कहने वाला राज्य कौन होता है? सीजीआई ने कहा कि हिंदू में भी सरकार ने कानून बनाया है, संसद ने मुसलमानों के लिए भी कानून बनाया है। सीजीआई ने कहा कि अनुच्छेद 26 धर्मनिरपेक्ष है, सभी समुदायों पर लागू होता है। सिब्बल ने कहा कि इस्लाम में उत्तराधिकार मृत्यु के बाद मिलता है, वे उससे पहले ही हस्तक्षेप कर रहे हैं। इसके बाद धारा 3C के तहत वक्फ के रूप में पहचानी गई या घोषित की गई सरकारी संपत्ति को अधिनियम के लागू होने के बाद वक्फ नहीं माना जाएगा। ये तो बहुत बड़ी बात कह गए कपिल सिब्बल कोर्ट के अंदर। अतुल, कपिल सिब्बल कह रहे हैं, कपिल सिब्बल ने ये कहा कि वक्फ अल औलाद के गठन से महिलाओं को विरासत से वंचित नहीं किया जा सकता। राज्य कौन होता है ये बात कहने वाला? सरकार ने यह तर्क दिया था कि ये जो वक्फ अल औलाद किया जाता है, मोटे तौर पर इसको इस तरीके से समझिए कि किसी ने वक्फ कर तो दी अपनी प्रॉपर्टी, लेकिन कहा कि अब इससे जो कमाई होगी ये मेरे जो डिपेंडेंट्स हैं, मेरे परिवार के इन 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 लोगों के भरण पोषण के लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा, और अंत में जब कोई नहीं बचेगा तो यह अल्लाह की हो जाएगी। ये वक्फ अल औलाद होता है। तो उसको लेकर के बहुत सारी शिकायतें थी। सरकार ने उसमें यह प्रावधान किया कि अगर कोई ऐसा वक्फ अल औलाद कर भी दे कि हम सबके बाद प्रॉपर्टी हमारे अल्लाह की हो गई, उसमें भी आप विरासत में अपनी बेटी को उसका हिस्सा दिए बगैर नहीं छोड़ेंगे। आपको बेटी का हिस्सा निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप जो बचता है आप उसको वक्फ कर सकते हैं। कपिल सिब्बल कह रहे हैं, यह बात कहने वाला राज्य कौन होता है कि मैं अपनी बेटी को कुछ दूंगा या नहीं दूंगा? आप क्यों बता रहे हैं मुझे? सौरभ, ये तो वही बहस हो गई जो ट्रिपल तलाक पर होती तलाक के थी समय कि के मैं आप कौन होते व्हाट्सएप से हैं? तलाक दूं, मैं नमक ज्यादा पड़ गया इस पर तलाक दूं, मैं कैसे भी दूं? आप कौन होते हैं बोलने? सौरभ, कपिल सिब्बल जी जो है पिछले 11-12 साल से लगातार जो भी रिग्रेसिव चीज हो रही है मुस्लिम सोसाइटी के अंदर, वो उसको डिफेंड करते हैं। वो आपने ट्रिपल तलाक के टाइम पे भी आपने देखा, आप वो छोड़िए, उन्होंने 370 पे भी जो पोजीशन ली कि वो स्टेट की पावर्स को कर्टेल करना चाहते थे। जिस संविधान ने स्टेट को सबसे बड़ा सुप्रीम एंटिटी माना है, उसको ही वो अंडरमाइन करना चाहते। आज जो स्टेटमेंट दिया है वो उनका कहने का मतलब यही है कि इंडियन स्टेट जो है, इंडियन स्टेट को अपने सिटीजन्स, अपने सब्जेक्ट्स पे क्या लॉज, जो फंडामेंटल राइट्स हमको संविधान ने दिए हैं, उसमें कोई स्टेट का कोई दखल नहीं होना चाहिए। जहाँ पे राइट टू लैंड है, राइट टू प्रॉपर्टी है, ये सारे में भी कोई दखल नहीं होना चाहिए। अब महिलाओं के जो बराबर, तो मतलब कपिल सिब्बल जो है महिलाओं को बराबर अधिकार ना मिले, वो ऐसी विचारधारा के सपोर्टर है। तो असल में ये समझ आता है कि कपिल सिब्बल जी ने अपना ही संविधान जो है वो अच्छे से नहीं पढ़ा और ना ही समझा है। कितनी सिलेक्टिवली कोट कर, मतलब मेरे को धार्मिक आजादी का मूलभूत अधिकार तो लागू हो, लेकिन वहीं एक स्टेट एक व्यक्ति में, पुरुष में किसी धर्म के आधार पर या लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, मजहब के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। नहीं, इसमें ये उसको नहीं वो लागू होने देना। कपिल सिब्बल जो है
मौलाना और मौलवी और मुल्ला जो है भारत में उनके वकील है। नहीं, उनमें भी देखिए, उनमें भी जो उदारवादी है, प्रगतिशील है, उनका नहीं कर रहे हैं। नहीं, जो उदारवादी प्रगतिशील है वो कहते हैं कि हमारे यहाँ महिलाओं को अधिकार है, कई चीजें वो पढ़ के बताते हैं, ये उनका नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये देखना पड़ेगा कि ये माइंडसेट क्या है ऐसे लोगों का। नहीं, इसमें एक चीज मैं जोड़ दूं। नहीं, केवल कपिल सिब्बल पर, कपिल सिब्बल से हमारा कोई परिचय नहीं, लेकिन कपिल सिब्बल को एक वकील के तौर पे देखना चाहिए। जो वो कुछ बोल रहे हैं ये कपिल सिब्बल का मत है ऐसा नहीं मानना चाहिए। वो अपने क्लाइंट के बात को रख रहा है। यदि आप ऐसे करेंगे तो फिर तो कोर्ट में अभी जो ये तहव्वुर राणा साहब आए हैं, सबसे रूढ़िवादी तहव्वुर राणा, नहीं सुनिए, तहव्वुर राणा का जो वकील होगा उसके सपोर्ट में बोलेगा तो इसका मतलब वो आतंकवाद को सपोर्ट करने वाला नहीं। अगर राम जेठमलानी जब अजमल कसाब पर वकील बने थे तो क्या वो आतंकवाद के सपोर्ट ही थे? प्रोफेशनल कानून का सर, कानूनी दलील तो वकील ही निकालता है ना। नहीं, लेकिन वो अपने क्लाइंट के लिए निकालता है, लड़ाई नहीं लड़ेगी, वकालत क्यों करते? ये तो प्रोफेशनल चैलेंज आप नहीं, इससे मैं सारी बहस कहां जा रही है? एक बार थोड़ा सा समेट लें हम इसको। शरिया या संविधान, बहस दो शब्दों में फिर वही पहुंच गई है। ये बड़ी बहस कि ये मेरी शरिया में लिखा है, मैं इसको मानूंगा। जो अभी बोला झारखंड के मंत्री ने, शरिया मेरे दिल में और संविधान मेरे हाथ में, हाथ की चीज तो उछाल के फेंक सकता हूं, जो दिल में उसको कैसे निकाल दूंगा? कपिल सिब्बल का बस चले तो वो शरिया ही लागू करवाए। वो दलील वही दे रहे हैं कि मेरे शरिया में, शरिया पर्सनल लॉ मतलब शरिया, मेरा शरिया कानून ये कह रहा है, और आपने अपने पार्लियामेंट में कानून बना दिया। पार्लियामेंट कौन होती है मेरे पर्सनल लॉ में दखल देने वाली? बहस, ये बहस है कुल मिला के, यही मैं कह रहा हूं। का सीधा सीधा कहना है कि सर संविधान के ऊपर शरिया है, आप मुसलमानों की जो धार्मिक आस्था उनके ऊपर संविधान को लागू नहीं कर सकते। संविधान सर्वोपरि नहीं है, जो कपिल सिब्बल जिससे आपसे अपनी बात रख रहे हैं। मुझे लग रहा है सुप्रीम कोर्ट से मामले को देख रहा होगा। सर इसी का जवाब अभी अमित शाह जी ने दिया था। बिल्कुल, कि अगर शरिया चाहिए तो पूरा क्यों नहीं मांगते, फिर चोरी पे हाथ कटवाओ, रेप पर पत्थर खाओ सड़क पर। बिल्कुल, तो मुझे लग रहा है, और अभी जिस तरह से सीजीआई ने बोला है कि भैया आर्टिकल 36 धर्मनिरपेक्ष है, आप उसको एक तरफा देखने की कोशिश मत कीजिए। तो अभी तो मुझे लगता है बहस शुरू भी है इसमें। अभी सुप्रीम कोर्ट का भी अभी अपने बयान आएंगे जो होगा। अभी सभी ओवैसी के वकील साहब भी वहां पर अपनी टीम लेकर पहुंच गए। वहां पे इमरान प्रतापगढ़ी, इमरान मसूद भी अपने अपने वकीलों के साथ पहुंचे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट सुनवाई चल रही है। वक्फ अमेंडमेंट कानून के खिलाफ दलीलें सुन रहा है सुप्रीम कोर्ट। अभी कपिल सिब्बल बोल रहे हैं। अतुल भाटिया हमारे संवाददाता लाइव रिपोर्ट आपको दे रहे हैं जो कुछ कोर्ट रूम में हो रहा है। जी अतुल, बताइए अभी तक का अपडेट। बिल्कुल, देखिए कपिल सिब्बल ने अभी कोर्ट में ये कहा है कि आपने एक ऐसे अधिकारी की पहचान की है जो सरकार का अधिकारी है, यह अपने आप में असंवैधानिक है। तीसरी चुनौती, चौथी जो है वो कह रहे हैं कि संरक्षित स्मारक या वक्फ की घोषणा शून्य है। सीजीआई ने कहा कि ऐसे कितने मामले होंगे, मेरी समझ से व्याख्या आपके पक्ष में है। अगर इसे प्राचीन स्मारक घोषित किए जाने से पहले वक्फ घोषित किया गया है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यह वक्फ ही रहेगा। आपको तब तक आपत्ति नहीं करनी चाहिए जब तक कि इसे संरक्षित घोषित किए जाने के बाद वक्फ घोषित नहीं किया जाता। सीजीआई ने कहा कि वक्फ के बाद एएसआई के तहत कई ऐतिहासिक इमारतें दी गई हैं जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट के तहत है। इसके अलावा जो है सिब्बल ने कहा कि आदिवासी जमीन जो है उसको भी वक्फ घोषित होने से रोका गया है। मुस्लिम में भी ट्राइबल है। सीजीआई ने कहा कि पूरे देश में आदिवासी जमीन को संरक्षित करने वाले कानून बने हुए हैं, ये सीजीआई कह रहे हैं। सौरभ, सिब्बल ने जामा मस्जिद का उदाहरण देने की कोशिश की थी, लेकिन वहां पर सीजीआई ने कहा कि उन्हें रोका कपिल सिब्बल को और कहा कि जामा मस्जिद के अंदर पहले से ही धार्मिक गतिविधियां हो रही हैं, उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। यही स्थिति जो है वह दूसरी इमारतों के भी है। इसके अलावा जो सीजीआई ने कहा कि वक्फ के बाद एएसआई के तहत ऐसी कई इमारतें हैं जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट के तहत हैं। सिब्बल ने दिल्ली की जामा मस्जिद हमें पहले ही बताया कि उसका उदाहरण देने की कोशिश की थी, उसको जो है वो सीजीआई ने रोक दिया। उस पर बोला कि यहां पर धार्मिक गतिविधियां जो है चल रही है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आया है सौरभ, सिब्बल ने कहा कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल 1995 के तहत सभी नामांकित व्यक्ति मुस्लिम थे। मेरे पास चार्ट है, सभी हिंदू या सिख बंदोबस्त नामांकित व्यक्ति हिंदू या सिख है, यह सीधा उल्लंघन है। यह 200 मिलियन को संसदीय तरीके से हड़पना है, यह कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट के अंदर कह रहे हैं। जी सौरभ। जी, तो मोटे तौर पर 3-4 पॉइंट और उठाए गए हैं बिल का विरोध करने की पक्ष की तरफ से। कपिल सिब्बल जो बात कह रहे हैं, पहले उन्होंने कहा था कि मुझ पर यह पाबंदी क्यों मैं साबित करूं कि मैं 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा हूं तभी मैं वक्फ करूंगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि इस बिल में लिखा है कि एएसआई संरक्षित इमारतें वक्फ बोर्ड के अधीन नहीं आएंगी।
अगर कोई पुरानी ऐतिहासिक इमारत एएसआई की है तो उस पर वक्फ दावा नहीं कर सकता, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट, वो सीजीआई ने खुद ही क्लियर कर दिया, एएसआई के संरक्षण में आने से पहले अगर वो वक्फ हो चुकी है तो उस पर वो वक्फ मानी जाएगी। कानून आगे की बात कर रहा है। आज अगर एएसआई ने किसी मॉन्यूमेंट को कहा कि अब ये इसको हम इसका संरक्षण करेंगे तो उस पर वक्फ फ्रेश क्लेम नहीं कर सकता। ये क्लियर हो गई बात वहां पर। फिर उन्होंने कहा कि ये बता सकते हैं कि कपिल किसकी तरफ से ये कर रहे हैं? सर ये देखना पड़ेगा, तो उससे मैं समझ में अभी आएगा पता ना, तो करता हूं। वो अभी पता वो मुस्लिम पर्सनल लॉ दूसरा बोर्ड उन्होंने की कहा तरफ इस बिल में जिन चीजों को असली बात तो एक्सक्लूड वो किया है। गया है वक्फ के दायरे से, वो तो एक पहली बात सरकारी संपत्ति है, और दूसरा जो ट्राइबल एरियाज में, जो ट्राइबल लैंड है, आदिवासियों की जो जमीनें हैं उनको वक्फ नहीं किया जा सकता, ये प्रोटेक्शन दिया गया है। तो उसको भी वो चुनौती थी कपिल सिब्बल ने कि कई आदिवासी इस्लाम धर्म का पालन करते हैं, तो वो अगर वक्फ करना चाहे किसी जमीन को तो क्यों नहीं कर सकता। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि आदिवासी जमीनों को संरक्षित करने के लिए बहुत सारे कानून बने हुए हैं, पहले से भी बने हुए हैं। तो ये दलील तो बहुत पहले भी उन पर लागू की जा सकती थी, लेकिन देश ने माना ना कि आदिवासी जमीन को हम नहीं छेड़ेंगे, बाकी इस देश के कानूनों से इसको अलग रखिए। तो वो बात भी जो है उसका जवाब भी उन्होंने दे दिया। अब ये जैसे उन्होंने ये इंपॉर्टेंट है जो जामा मस्जिद का मुद्दा उठाया कपिल सिब्बल ने, वो कहना ये चाह रहे थे कि जामा मस्जिद यहां ये 400 साल से पुरानी मस्जिद है और कल को कोई अब मांगेगा इसके कागज तो क्या करेंगे, ये मस्जिद वाले तो कागज नहीं दे पाएंगे। तो उस पर पहले ही उन्होंने रोक दिया चीफ जस्टिस ने। उन्होंने कहा कि यहां पहले धार्मिक गतिविधि हो रही है, नमाज पढ़ी जा रही है, सब कुछ हो रहा है, तो आप इसका उदाहरण क्यों दे रहे हैं, ये जो है वही रहेगा। और ऐसी बहुत सारी और इमारतें हैं जिनका धार्मिक इस्तेमाल किया जा रहा है और वो वैसे ही इस्तेमाल में आती रहेंगी। ये बात तो सरकार कह चुकी है कि जो वक्फ बाय यूजर हटाया गया है वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, वो प्रोस्पेक्टिवली लागू होगा। यानी पहले से अगर आपके पास कोई कागज नहीं है लेकिन आपकी मस्जिद खड़ी हुई है और आपने कहा कि ये वर्बली जो है किसी ने इसको वक्फ कर दिया था, या हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है लेकिन देखिए यहां तो 100 साल से हम नमाज पढ़ रहे हैं, तो आप ही की है, कोई उसको नहीं छेड़ रहा, कानून भी वही कहता है। तो ये 3-4 पॉइंट तो उनके चीफ जस्टिस ने यहीं पर धराशायी कर दिए। लेकिन सौरभ जी इसके देखिए मीनिंग्स देखिए। पहला जैसे इसको हम जरा इन ब्रीफ ले आए कि मूल तर्क इसमें यह था कि हमारे पर्सनल या सरिया मामलों में स्टेट को दखल देना ही नहीं चाहिए, नहीं आप कानून ये बनाए वही गलत है सरिया के आधार पर। यह स्वीकार नहीं हुआ। हालांकि जब आपने 1995 2013 बनाया तब यह लागू हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा फिर सरिया को ही ले आ रहे हैं कि भैया जब इसमें महिलाओं को कहां से हम अधिकार दे देंगे जब उसमें नहीं कहा जा रहा है, तो वो भी स्वीकार नहीं हुआ। तीसरा आप ले आ रहे हैं कि भाई हमारा सरिया सर्व प्रमुख है तो हम चाहे आदिवासी करें यहां वो करें, उसमें आपको क्या समस्या है, उसका भी स्वीकार नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर जो मेरा अपना मानना यह है कि जो कहा जा रहा था कि आपकी मस्जिदें छिन जाएगी, नमाज कहां पर होगे, आपके कब्रिस्तान छिन जाएंगे, ये बताने वाला अभी तक जो सुनवाई हुई है कि इसको प्रूफ करने वाला जो एक बड़ी बात सर, और एक भी तर्क एक बड़ी चीज पर आपत्ति की गई, वो ये कि जहां सरकार और वक्फ के दावे टकराएंगे तो वहां प्रधानता सरकार के दावे को दी गई है। और ये कहा गया है इस कानून में कि सरकारी प्रॉपर्टी पर अगर वक्फ ने दावा किया है तो वह वक्फ नहीं मानी जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि फुल एंड फाइनल हो गया, आप जाइए उसको चैलेंज कर सकते हैं, जैसे सारे मुकदमे जाते हैं वैसे ही आप सरकार का मुकदमा भी ले जाइए। लेकिन जब सरकार के सामने टक्कर होगी तो आप उसको वक्फ के तौर पर नहीं बता सकते। नहीं, इसमें असली लड़ाई यह है क्योंकि बहुत सारी सरकारी जमीनों को कब्जा करके वक्फ के नाम पर रख दिया। ज्यादातर वक्फ का दावा सरकारी संपत्ति, सरकार उसी पर लड़ाई। बाकी जो लोग वक्फ कर रहे हैं, जो चला गया है, उस पर झगड़ा नहीं है। ये सारा का सारा मसला वही है। तो अब क्या सरकारी जमीनों पर किस तरह से? नहीं सर, उसमें कौन है, वक्फ केवल हम अपनी प्रॉपर्टी कर सकते हैं इस्लाम के अनुसार। सरकार वक्फ कैसे कर वही बात कह रहे हैं। सरकारी प्रॉपर्टी को कोई कैसे कर देगा? ये तो वक्फ के मूल सिद्धांत, उसकी अवधारणा, कंसेप्ट के विपरीत बात हो रही थी इस देश में। तो इसलिए वहां यह कंसेप्ट है कि भाई वक्फ, अवधेश कुमार मुसलमान है तो अवधेश कुमार अपनी संपत्ति वक्फ कर दें, लेकिन अवधेश कुमार अगर मंत्री होकर सरकारी संपत्ति कैसे वक्फ करवा दें? जो 5 साल का क्लॉज डाला है ना कि सर 5 साल वो प्रैक्टिशनर मुसलमान होना चाहिए, उसका ही बड़ा एक अच्छा रीजन है। अगर किसी को आपने धर्म परिवर्तन करा लिया, उसके 6 महीने बाद उसकी जमीन आपने वक्फ को डोनेट करवा दी और कह दिया कि भाई कर दिया है, तो ये जरूरी है, बिल्कुल इसलिए जरूरी है कि अगर आपने धर्म परिवर्तन किया है तो कम से कम 5 साल आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, उसके बाद अपनी जमीन आप वक्फ के नाम पर ट्रांसफर कर सकते हो। इस तरीके से जालसाजी नहीं हो सकती कि भाई किसी का ब्रेन वॉश कर दो, उसका धर्म परिवर्तन करा लो और उसकी जमीन अपने नाम से ट्रांसफर करवा लो। सर ये देखिए एक बड़ी बात, अभी जो हम लोग बात कह रहे थे
कि बार बार जो इस बिल को चुनौती दे रहे हैं कानून को, उनका बार बार प्ली यह है कि ये धार्मिक मामलों की आजादी है, उसमें आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो सिब्बल साहब ने कहा कि हिंदू और सिखों के ट्रस्टों में सिर्फ उन्हीं धर्मों के लोग होते हैं, लेकिन यहां वक्फ में आपने गैर मुसलमान भी डाल दिए, तो ये 20 करोड़ लोगों के अधिकारों को हड़पने का मामला है। इस पर चीफ जस्टिस ने उनको टोकते हुए कहा कि आप बार बार अनिवार्य धार्मिक बातों का हवाला दे रहे हैं, ये ठीक नहीं लगता। बात संपत्ति की है, उसका चरित्र धार्मिक या सेकुलर हो सकता है। देखिए वही बात जो आप कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि आप बार बार जो आप इसमें मेरी पर्सनल लॉज, उनकी बातों का हवाला दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह बात केवल प्रॉपर्टी की बात है। वही कह रहा हूं, बहस कुल मिलाकर वही मामला संपत्ति का है, और सरकार ने भी इसी तरह से किसके धर्म के आधार पर महमूद मदनी के वकील हैं कपिल सिब्बल, आपने पूछा था। क्योंकि उससे आप ये समझेंगे, जो मैं आरती जी के लिए बताऊं, कि जमीयत की ये तर्क है, इसको कपिल सिब्बल का तर्क नहीं माने, जमीयत के ये तर्क है जिसको इसीलिए मैंने रखे जा रहे हैं। इन्हीं के सिर्फ वकील है और वो तालिबान के भी वकील बन सकते हैं अगर उनकी मंशा हो। और ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का तर्क अलग थोड़े होगा, जिसने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया हो कि महिलाओं के पास कम अक्ल होता है, इसलिए वो फैसला नहीं करती, इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, इसलिए 3 तलाक जैसे पुरुषों को ही ये अधिकार रहने दिया जाए कि वो करें, और वो तर्क ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिया था। इसलिए जो तर्क होंगे वो सब इसी अनुसार होंगे, और देश अब धीरे धीरे समझ जाएगा, मुसलमानों को भी समझ में आ जाएगा कि जो कुछ दुष्प्रचार हो रहा है, अगर 3-4 सुनवाई ऐसे ही हुआ, और सौरभ जी आप लोगों ने इसी प्रकार से लाइव दिखा दिया, तो आम मुसलमान भी समझ जाएगा कि हमारे सामने झूठी तस्वीर पेश की गई। ठीक है, बिल्कुल। कुछ और बातें जो कोर्ट में कही गई हैं आपको अतुल बताएंगे। जी अतुल, बोलिए। बिल्कुल सौरभ, देखिए अभी सिब्बल जो है वो राम जन्मभूमि के फैसले का जिक्र कर रहे हैं, आगे देखते हैं वो क्या कहते हैं। लेकिन सिब्बल ने कहा कि यह नामांकन के जरिए से पूरा टेक ओवर है। 1995 अधिनियम देखें, धारा 9 के तहत सभी मुसलमान, बोर्ड का प्रावधान धारा 14 है। और इसके अलावा जो सिब्बल है वो ये कह रहे हैं कि धारा 14 पर आइए, यह भी उल्लंघनकारी है। सिब्बल ने कहा कि पूरी तरह से सरकारी टेक ओवर है, ये पूरे वक्फ कानून के लिए बोल रहे हैं। और जस्टिस जो विश्वनाथन है, उन्होंने ये कहा कि हमें मत उलझाओ, संपत्तियां धर्मनिरपेक्ष हो सकती हैं, केवल संपत्ति का प्रशासन ही नहीं इसके लिए उत्तरदायी हो सकता है, बार बार अनिवार्य धार्मिक प्रथा ना कहें। सिब्बल ने कहा कि कृपया धारा 9 देखें, कुल सदस्य संख्या 22 है, 10 मुस्लिम होंगे। सीजीआई ने कहा कि दूसरा प्रावधान देखें, क्या इसका मतलब यह है कि पूर्व अधिकारी को छोड़कर केवल 2 सदस्य ही मुस्लिम होंगे, ये सीजीआई पूछ रहे हैं। तो अभी सिब्बल जो है वो राम जन्मभूमि के फैसले का जिक्र कर रहे हैं कोर्ट के अंदर। अभी सौरभ ये देखना होगा कि किस तरीके की दलीलें जो है वो राम जन्मभूमि के फैसले के ऊपर जो है वो कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में रखते हैं। जी सौरभ जी, एक करेक्शन, मौलाना अरशद मदनी की जमीयत उलेमा हिंद के वकील के तौर पर पक्ष रख रहे हैं कपिल सिब्बल। महमूद मदनी नहीं, अरशद मदनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोर्ट में कपिल सिब्बल। और बार बार उनकी तरफ से कहा गया कि ये धर्म की स्वतंत्रता का मामला है, आप मूलभूत अधिकार नहीं छीन सकते, सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। जब बात आई कि महिलाओं को विरासत में वंचित नहीं किया जा सकता, तो उस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि ये मेरा अधिकार है, इसमें सरकार क्यों इसके बीच में हस्तक्षेप कर रही है। ये बड़ी एक विचित्र तर्क जो है वहां दिया गया। इस बात पर भी बहस की गई कि जहां सरकार और वक्फ के बीच टकराव होगा, उस जांच का अधिकार सरकारी अधिकारी को दे दिया गया है, कलेक्टर या उसके ऊपर की रैंक के अधिकारी उसकी जांच करेंगे। तो उसको भी उन्होंने चुनौती दी कि वो तो पहले एक पक्ष का आदमी है जिसको आपने इस जांचकर्ता बना दिया। इस पर भी उन्होंने ऐतराज दिखाया है। अच्छा, अब सिब्बल आगे कह रहे हैं कि धारा 36 आप उपयोगकर्ता द्वारा बना सकते हैं, संपत्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए मेरी संपत्ति है और मैं इसका उपयोग करना चाहता हूं, मैं पंजीकरण नहीं कराना चाहता। फिर सीजीआई ने पूछा कि पंजीकरण कराने में दिक्कत क्या है, तो सिब्बल कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूं कि उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ को समाप्त कर दिया गया है, यह मेरे धर्म का अभिन्न अंग है, इसे राम जन्मभूमि फैसले में मान्यता दी गई है। तो ये राम जन्मभूमि का फैसला जो है ये वक्फ बाय यूजर को लाने के लिए कपिल सिब्बल ने किया। अब वो रेफरेंस तो वो जब बताएंगे कोर्ट में तब पता चलेगा, लेकिन वो ये कह रहे थे कि वक्फ बाय यूजर को हटा दिया, ये गलत किया। मतलब कोई संपत्ति धार्मिक कार्य के लिए लंबे वक्त से इस्तेमाल हो रही है तो उसका वही चरित्र मान लिया जाए और उसको वक्फ की गई जमीन प्रॉपर्टी मान लिया जाए। ये अब तक होता था, जो अब इस कानून के लागू होने के बाद नहीं हो पाएगा। वही तो उस पर चीफ जस्टिस खुद कह रहे हैं कि भाई आप रजिस्ट्रेशन कराओ ना, प्रॉब्लम क्या है प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराने में। और नया कानून ये कह रहा है कि प्रॉपर्टी को वक्फ करने के बाद फिर वही कलेक्टर जांच करेगा कि आपकी प्रॉपर्टी है भी कि नहीं जिसको आप वक्फ कर रहे हैं।
उसके बाद वो रजिस्टर होगी वक्फ के तौर पर। सिब्बल आगे कह रहे हैं कि यदि वक्फ 3000 साल पहले बनाया गया है तो वो डीड मांगेंगे कि आप 3000 साल पुरानी मुझे वक्फ डीड ला करके दिखाइए, तो वो हम कहां से ला करके देंगे? फिर वही बातें जो ऑलरेडी जो है वो हो चुकी हैं। सिब्बल ने कहा बिना डीड के वक्फ करने पर अब रोक लगा दी गई है। तो सीजीआई पूछ रहे हैं इस पे गलत क्या है? चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा, जो वो दलील दे रहे हैं कि अब तो मुझे हर संपत्ति की डीड करानी पड़ेगी वक्फ की, तभी वो वक्फ हो पाएगी। तो चीफ जस्टिस ने पूछा इसमें गलत क्या है, आप ये बताइए। सिब्बल कह रहे हैं रजिस्टर्ड डीड की क्या जरूरत है? अगर वक्फ बाय यूजर हो तो डीड कैसे होगी? वक्फ बाय यूजर को तो हटा दिया गया है। तो जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि रजिस्टर्ड डीड से निश्चितता आएगी। आप वो उसकी पुष्टि होगी, पुख्ता होगा उसका दावा कि नहीं ये वक्फी है, इसको आप बाद में कोई चुनौती नहीं दे पाएगा। सिब्बल ने कहा अंग्रेजों ने संपत्ति के दस्तावेज खत्म कर दिए, अब मैं 300 साल पुराने वक्फ के कागजात कहां से लाऊं? वो ये भी कह रहे हैं कि कलेक्टर का प्रोसेस न्यायिक प्रक्रिया नहीं है। तो एक तो ये इस पर बड़ा जोर है कि सरकार क्यों जांच करेगी, या सरकार इसमें बीच में कलेक्टर क्यों डाल दिया गया, और वक्फ बाय यूजर क्यों हटा दिया गया। उस पर सुप्रीम कोर्ट का जो फौरी रिएक्शन है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि उनका आगे भी ये रुख होगा, लेकिन वो पूछ रहे हैं कि भाई अब डीड कराने में क्या प्रॉब्लम है? लेकिन इसको आप है ना ऑब्जर्वेशन के तौर पर या कमेंट के तौर पर मत मानिए। अच्छा। वो एक इंटरोगेशन का तरीका होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो ये कि ये सवाल सरकार से भी कर सकते हैं, इसलिए उनसे आप किसी रास्ते पर पहुंच रहे हैं ये मत समझिए, मेरा कहने का मतलब ये। लेकिन एक कमेंट तो बनता है विजय जी की, और रजिस्टर्ड डीड का जिक्र कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। कपिल सिब्बल 3000 साल पहले इस्लाम नहीं था, 300 साल पहले की बात कर रहे हैं, वो गलत आपने बोला होगा, 300 साल पहले की बात कर तो मालूम नहीं, मुझे लगता है कपिल सिब्बल जी, जैसा मैंने कहा, इनकी वकालत मुझे लगता है तालिबान को बहुत जरूरत पड़ेगी, उनको हायर कर लेना चाहिए। अच्छा, मुझे ये माइंडसेट समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, वो मदनी के वकील के हिसाब से है, लेकिन उनका एक मुझे लग रहा है कि 1995 और 2013 का जो वक्फ कानून बना था उसमें इन लोगों की एक बड़ी भूमिका थी। 2013 में तो पूरी ही भूमिका थी इन सब की। तो चूंकि वो एक प्रकार से एनल्ड हो गया है, वो रद्द हो गया है, तो वो पर्सनल छटपटाहट भी है कि जो कानून बनाने में हमने इतनी मेहनत की वो कैसे रद्द हो गया। अब देखिए एक और बात आ गई। अब कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया कि जो कलेक्टर है वो फैसला लेगा सारा, तो इस पर उन्होंने कहा कि इसमें ऑब्जेक्शन क्या है। तो सीजीआई ने कहा कि यथास्थिति बरकरार रखी जाएगी, क्या कलेक्टर का फैसला न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आएगा? तो कपिल सिब्बल ने कहा कानून की धारा ऐसा नहीं कहती। इस पर कोई मेहता साहब हैं वहां खड़े हुए, कौन हो सकते हैं? तुषार मेहता सरकार की तरफ से होंगे। तो उन्होंने कहा कि कानून स्पष्ट रूप से यह कह रहा है, मतलब वही कि अगर कलेक्टर और वक्फ बोर्ड की लड़ाई हो गई, फैसला कलेक्टर को करना था, कलेक्टर ने कहा कि ये तो सरकार की संपत्ति है, तो ये बात वो उठा रहे कि आपने सरकारी अधिकारी को ही सरकार के साथ जब मामला होगा तो उसके जांच का अधिकार दे दिया। तो सीजीआई ने पूछा क्या ये मामला कोर्ट में जा सकता है, आप कलेक्टर के फैसले को चुनौती दे सकते हैं या नहीं दे सकते? तो सिब्बल साहब ने कहा कि नहीं, कानून ऐसा नहीं कह रहा है। तो तुषार मेहता ने खड़े होकर कहा कि स्पष्ट तौर पर कहा है बिल्कुल जा सकते हैं, कलेक्टर के फैसले को आप अदालत में चुनौती दे सकते हैं। यह अमित शाह जी ने बहुत अच्छे से लोकसभा में बोला है, राज्यसभा में इस बात का जिक्र करा है कि भैया आप इसको हर स्टेज पे चुनौती दे सकते हो। ये ऐसा नहीं है कांग्रेस के जमाने में 2013 में जो कानून बन गया था असली कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते, हर स्टेज पर अगर आपको लगता है तो आप इसके फैसले को कोर्ट में जाके चुनौती दे सकते हो। आप लोअर कोर्ट में जाइए, आप हाई कोर्ट में जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट को मुझे लगता है गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं इस बात को लेकर, क्या कपिल सिब्बल को यह नहीं मालूम, उन्होंने तो पूरा वक्त बिल पढ़ा होगा कि भाई अगर कोई कलेक्टर से सहमत नहीं है तो उसके खिलाफ वो हाईकोर्ट जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से कपिल सिब्बल वहां पैरवी कर रहे हैं, वो सीधा सीधा ये बताना चाहते हैं कि भाई ये मुसलमानों का धार्मिक मामला है, संविधान इनके ऊपर लागू नहीं होता, कोई नया अमेंडमेंट इनके ऊपर लागू नहीं होता। तो जो 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार के समय जो बना था उसे वापस यथास्थिति में आप लाकर रख दीजिए और पूरे अधिकार उनको दे दीजिए कि कोई कभी भी किसी संपत्ति पर वो दावा कर सकते हैं और वो संपत्ति वक्फ की बन जाएगी। और फिर देने वाला जिसकी जबरदस्ती जमीन ले ली गई है वो दुनिया में कहीं चक्कर नहीं खा पाए, अपनी जमीन गवा दे। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से सीजीआई लगातार जो आर्गुमेंट कर रहे हैं, जो कपिल सिब्बल जो बोल रहे हैं, उसका जो प्रश्न पूछ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि समझ में सुप्रीम कोर्ट को भी आ रहा होगा कि कपिल सिब्बल क्या कहना चाहते हैं। कपिल सिब्बल ठीक है कि अभी वकील अपॉइंट हो गए, अब एक और सीनियर वकील खड़े हो गए, उन्होंने भी यही कहा, वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन कह रहे हैं ये भी बिल्कुल कानून को चुनौती देने के लिए। उन्होंने कहा ये कानून इस्लाम धर्म की अंदरूनी व्यवस्था के खिलाफ है। नहीं, मैं कह रहा हूँ एक कंट्राडिक्शन और है, मैं कह रहा हूँ इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग अबाउट दिस, है ना। लेकिन उसमें जो कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि कलेक्टर के फैसले को चुनौती दे सकते कि नहीं दे सकते, वो तो
हाई कोर्ट सरकार ने खुद ने कहा, अमित शाह जी ने कहा। लेकिन अभी आप पहले बहस क्या हो रही थी इसमें कि जो फैसले हो रहे थे वक्फ की, उसको चुनौती नहीं दी जा रही, उसी पर तो लड़ाई थी कि इसको चुनौती नहीं दी सकते। सरकार ने कहा कि सबको चुनौती दी जा सकती है। अब वो जो वक्फ के फैसले हैं उसको चुनौती नहीं दी जाए, एक तरफ आप यहां खड़े, दूसरी तरफ कलेक्टर जो फैसला ले उसको चुनौती दी जाए, तो ये तो दो आपस में कंट्राडिक्टरी चीजें है ना। लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ ये बहुत शुरुआती दौर है, इसको इस तरह से नहीं लेना चाहिए। किस तरह से बहस हो रही है, लेकिन देश और का हमारा वकील, सुनिए, एक बड़ी पार्टी का एक राज्यसभा सांसद अगर देश को मध्यकालीन इस्लामी कानूनों में ले जाने की कोशिश कर रहा है व्यवस्था को, तो ये तो बहुत भयानक परिस्थिति है कि एक पढ़ा लिखा आदमी खड़ा होकर चाहे किसी की वकालत कर रहा हो। ये पूरी व्यवस्था कही जा रही है कि नहीं, जो कुछ भी हुआ है उसको वैसे रहने दो, उसमें न संसद जाए न कुछ जाए। सामान्य बात थोड़े है, आप देश को कहां ले जाना चाहते हैं? कोर्ट में जाकर दलील ये है कि शरिया इनका अधिकार है। और कल सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देगा तब भी यही कहा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट हमारे इस्लाम और शरिया को नहीं मानता है। एक आधार भूमि बनाई जा रही है, ये अत्यंत ही भयानक है। इसको देश को भी समझना चाहिए, बाकी लोगों को भी। सुप्रीम कोर्ट की बात अपनी जगह होती है, विजय जी की बात से तो कोई फैसला होते होते तो अभी बहुत समय लगेगा, अभी तो केवल प्रश्न पूछ रहा है। लेकिन एक राज्यसभा का सांसद देश में कानून निर्माण में जिसकी भूमिका रही हो, या राजीव धवन जैसे बड़े वकील, अगर ये सारे लोग देख रहे हैं कि मध्यकाल में जो भी व्यवस्थाएं ठीक है सर, उसको धर्म मजहब के आधार पर आज भी मान्य माना जाए, तो इस समाज को, देश को कहां ले जाना चाहते हैं? कैसा भारत बनाना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट क्या इनका सेकुलरिज्म यही है? क्या इनका सेकुलरिज्म यही है? ठीक है सर, समय में पास खत्म हो गया। आप कुछ कह रही थी, बोलिए। सिर्फ इतना ही कि कपिल सिब्बल का करियर और उनके जैसे जो वकील है इस देश में, उन्होंने राजनीति, कांग्रेस की राजनीति, अपीसमेंट पॉलिटिक्स और अपनी वकालत को इकट्ठे जोड़ के जिस तरह से चला रहे हैं, ये बहुत ही खतरनाक है। अब कपिल सिब्बल हो या और जो वकील हैं, वो जिनकी तरफ से ये पैरवी कर रहे हैं, फिर हम लोग कह रहे हैं कि दलील एक ही है कि ये मेरा धार्मिक मामला है, आप क्यों इसके बीच में पड़ रहे हैं? ये मुझे शरिया के द्वारा दिए गए अधिकार है, शरिया ऊपर है, देश की पार्लियामेंट कानून नहीं बना सकती।